अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आपके जाने पहचाने मुजफ्फर चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया मुजफ्फर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जी, आरज़ू जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया और बड़े शौक से मैं देखता था आपका चैनल हमेशा से और आपकी वीडियोज़, और आज पहली दफ़ा आपके शो में मैं खुद एज़ अ गेस्ट हूँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत थैंक यू। शुक्रिया, आपका भी बहुत जबरदस्त चैनल है और आपको भी हम देखते हैं अक्सर बड़े बोल्ड तरीके से आप बाहर जैसे लोगों से इंटरव्यूज कर रहे होते हैं और ऑफ कोर्स स्टूडियो में भी। तो आज हम आप फैसलाबाद होते हैं, अगर मैं जी। गलत नहीं हूं तो हम फैसलाबाद से ही आज बात शुरू करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या हालत है, तो इसको देखते हुए मुजफ्फर क्या कहेंगे? आपके फैक्ट्री सुना है बहुत बंद हो रही हैं और लोग बहुत जॉबलेस हो रहे हैं, बल्कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक काफी बड़ा नंबर जो है उसके बारे में कहा है, जो हमारे कह लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर हैं कि हम उन लोगों को निकाल देंगे और ये जॉब्स जो है ये खाली करा ली जाएंगी। ये वो डेफिनेटली वो बेचारे वही होंगे जो कि परमानेंट जॉब पे नहीं होंगे और कॉन्ट्रैक्ट जॉब होगी। क्या हालात है इस वक्त फैसलाबाद के? फैसलाबाद के हालात तो बहुत ख़राब हैं। पिछले 1 साल के दौरान तकरीबन 100 से ज़्यादा जो फैक्ट्रीज़ हैं, कारखाने बड़े-छोटे, वो बंद हो चुके हैं। जिनमें एक्सपोर्ट के भी काम होता था। आपने सुना होगा नाम कि सितारा टेक्सटाइल का। तो सितारा टेक्सटाइल भी बंद हो चुकी है। इस तरह के और भी काफ़ी सारे जो यूनिट्स हैं वो बंद हो चुके हैं। एक्सपोर्ट के अलावा लोकल के तो बेशुमार जो यूनिट्स हैं वो बंद हो गए हैं। तो जो ये तो गवर्नमेंट जिन लोगों को बेरोज़गार कर रही है, उसके अलावा लाखों लोग तो फैसलाबाद के अंदर इस वक़्त बेरोज़गार हो चुके हैं। और उसकी अगर हम रीज़न जानें तो जो एक्सपोर्ट जो यूनिट है उनके अंदर जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। उस पे जो एक तो कॉटन का जो पाकिस्तान के अंदर जो कॉटन की फसल है उसको जो शुगर माफिया है उसने बर्बाद करके रख दिया कि जिस इलाके के अंदर कॉटन होती थी, हमारा जो जनूबी पंजाब और जो सेंट्रल पंजाब है वहाँ पर, वो टोटली वहाँ पर गन्ना काश्त करना शुरू कर दिया गया है। एक तो वो मसला हुआ कि हमारी जो कॉटन है उसकी फसल ख़त्म हो गई। उसके साथ-साथ जो रॉ मटेरियल चाइना से आता था वो हमारे डॉलर के रेट बढ़ने की वजह से रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा महँगा हो गया। बिजली के रेट आपको पता ₹100 के करीब, 100 से भी ऊपर इस वक़्त जो है वो यूनिट का रेट बढ़ चुका है हमारा। और ये सारे फैक्टर जो थे वो हमारी उसकी वजह से हमारा जो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो टॉवल और ये बेडशीट और इस तरह कर्टन वगैरह जो वो पाकिस्तान यूरोप और अमेरिका को एक्सपोर्ट करता था। तो हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं, इंडिया है हमारा कॉम्पिटिटर, बांग्लादेश है, इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर ये सारे प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हमारे एक्सपोर्टर रेट देते थे तो उनके मुकाबले में जो इंडिया और बांग्लादेश के रेट जो थे वो कम होते थे, तो इस वजह से पाकिस्तान को टोटली जो ऑर्डर मिलने थे, जो मिल रहे थे वो तकरीबन ना होने के बराबर रह गए, जिसकी वजह से ये जो एक्सपोर्ट की जितनी भी बड़ी जो फैक्ट्रीज थी वो बंद हो गई। उसके बाद में अब आते हैं लोकल। जो लोकल थे, लोकल में ये प्रॉब्लम हुई कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक तो वो बढ़ी, और उसके साथ-साथ जो लोगों की परचेज़िंग पावर है। अब जैसे कि आपने ये जो सूट पहना हुआ है, ये फैसलाबाद में बहुत सारे इस तरह के यूनिट थे जिनमें लेडीज़ सूट और जेंट्स ये इस तरह के बनते थे। लेकिन वो लोगों की परचेज़िंग पावर इतनी कम हो चुकी है कि उसकी वजह से जो अगर 2000 सूट एक फैक्ट्री महीने का बनाती थी, तो वो अब उसके पास इतने ऑर्डर नहीं है कि वो 200 सूट भी वो महीने का बना सके। वजह ये है कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है कि वो सूट खरीद सके, या वो इस तरह उनके पास तो जो आटा, दाल, चीनी, चावल इसके पैसे नहीं, बिजली के बिलों के पैसे नहीं, तो वो सूट कहाँ से खरीदे। तो ये सारी वजूहात की वजह से फैसलाबाद की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है पाकिस्तान का तीसरा बड़ा, जिसे मानचेस्टर भी कहा जाता था, तो वो इस वक्त ज़वाल का शिकार है। फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं और लाखों के जो मजदूर और दीगर लोग हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। तो एक बहरानी कैफियत है यहाँ पर। एक चीज और भी है जो जब भी यानी समर वेकेशंस तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब भी समर में जाते हैं या गर्मियां होती हैं तो कहा जाता है कि लोड शेडिंग बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से भी फैक्ट्रीज जो है वो काम नहीं कर पा रही थी और इसलिए भी उन्होंने फैक्ट्रीज को जो है बंद कर दिया। लेकिन ये बात भी आपने ठीक है, वाकई में लोगों के पास अब इतनी कुव्वत खरीद नहीं रही है कि वो जाकर जो है सूट वगैरह खरीद सके। कई कंपनीज जहां पर मैं विजिट करती हूँ कभी, जैसे जो आउटलेट्स हैं, तो उन्होंने अब ये भी शुरू किया कि जी आप एक सूट लें तो आप उसको
किस्तों में पैसा दे दें, 3 किस्तें करा लें, 2 करा लें, हो गई, मतलब ये हालत कर दी है। लेकिन क्या वजह है कि हम लोगों को अक्ल नहीं आती? मुज़फ़्फ़र, आपको क्या लगता है कि हम भारत के साथ जो है वो झगड़ा करके या बढ़ा के हमें सिर्फ नुकसान हुआ है, उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, और अब हम ये समझने के बजाय कि हमें अपने जितने भी पड़ोसी हैं उनके साथ अमन से रहना चाहिए, हमें जो है बिज़नेस की ज़रूरत है। इस वक़्त कहा ये जाता है कि दुनिया में अगर आपने रहना है, चाहे वो कंट्री हो या इंडिविजुअल हो, पैसा होना चाहिए, आपके पास काम आपने करना है। तो ये करता हुआ पाकिस्तान आखिर क्यों दिखाई नहीं दे रहा? देखिए, मैं आपको ना चंद साल पहले की बात बताऊँ, ये मेरे ख़्याल में कोई 15-20 साल पहले की बात है। हम पूरा साल माल तैयार करते थे, फैसलाबाद के अंदर बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज़ थी कि पूरा साल वो माल तैयार होता था, और जितना माल तैयार होता था, हम जब लाहौर दिल्ली दरवाज़े में एक मार्केट थी, वहाँ पर हम माल लेके जाते थे, और इंडिया से चंद जो है वो ट्रेडर आते थे, वो हमारे पूरे साल का बनाया हुआ माल जो है वो 2 से 3 दिन में वो सेल हो जाता था। आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि कितनी क्वांटिटी में माल वो खरीद के जाते थे पाकिस्तान से। तो एक हमने खुद अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है। आपकी बात बिल्कुल सही है, हम जो है वो नहीं सीखते इस चीज़ से कि इसमें हमारे मुल्क का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, हमारे जो लोगों का क्या इसमें फ़ायदा है। जो ट्रेडर है वो तो दुआएँ करते हैं कि कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हों। तो हमारी जो यहाँ से पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी जो प्रोडक्ट हैं वो इंडिया के अंदर बड़े अच्छे, पाकिस्तान के जो ख़ास तौर पर जो फैसलाबाद का जो कपड़ा बनता है, लेडीज़ सूटिंग है, वो पूरी दुनिया के अंदर वो पसंद की जाती है। तो अगर हमारा बहुत एक बड़ा अच्छा बायर हमारे हमसाये में मौजूद है इंडिया, अगर हमारे उससे ताल्लुकात अच्छे हों, तो ये जो इस वक़्त 100 के करीब फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, मैं दावे से ये कहता हूँ कि ऐसी 100 फैक्ट्रियाँ हमें और भी लगानी पड़ सकती हैं, अगर हम हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएँ। और जो लाखों मज़दूर हमारे जो बेरोज़गार हुए हैं, यहाँ पर मज़दूर ना मिले हमें, इस ये अगर हो सकता है, अगर हमारे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो जाएँ, हमारी मार्केटें आबाद हो जाएगी, हमारा काम भी चल पड़ेगा, हमारे जो बेरोज़गार मज़दूर हैं वो सारे के सारे उनको रोज़गार भी मिल जाएगा। लेकिन ये करेगा कौन? मसला तो ये है कि बिल्ली के गले में घंटी बाँधेगा कौन? कौन है जो सोचेगा कि हम अपने मुल्क के, अपने लोगों के लिए, अपने जो कारोबारी लोग हैं उनके लिए हम अच्छे फ़ैसले करें। यहाँ पर तो अना जो है वो आड़े आती है हर काम के अंदर। हम अना को ले आते हैं कि नहीं जी, इंडिया हमारा दुश्मन है, हमने जो है उसके साथ ये नहीं करना, हमने उसके साथ वो नहीं करना, और इसी वजह से हम पीछे जा रहे हैं। इंडिया को तो हमारी ज़रूरत रही ही नहीं इस वक़्त। वो तो जो अपनी प्लानिंग है वो 2047 के हिसाब से जा रहा है, और हम अभी भी जो है वो 90s के दौर में खड़े हैं। तो आप ये बात कर रही हैं, आज मैं आपको थोड़ी-सी इसमें बात ऐड करूँ। आज मैं जुमा है, आज जुमा पढ़ने गया। हमारे जो आलिम दीन थे वहाँ पर जो खुतबा दे रहे थे, उन्होंने एआई के ऊपर आज खुतबा दिया है कि एआई हराम है। ये कि पाकिस्तानी जो लोग हैं, पाकिस्तानी जो स्टूडेंट वहाँ पर बैठे थे, उनसे कहा कि बच जाओ, ये फितना है, इस फितने से बच जाओ। पूरी दुनिया इस वक़्त एआई की तरफ बढ़ रही है, एआई से फ़ायदे उठा रही है, हुँ। एआई से जो है वो अपने आप को बेहतर बना रही है, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ जैसे हुँ। जा रही है। और आज हमारे यहाँ पर मौलवी मिंबर पे बैठ के ये कह रहे हैं कि जी ये फितना है, एआई से तो आप बच ये जाओ, अपने तो बच्चों को मैंने बचाओ। सुना ये तो मैंने सुना था कि जब हमारे जो बड़े बताते थे कि जिस वक़्त लाउड स्पीकर बना था, तो उस वक़्त भी ये मौलवी कहते थे कि ये इस तो फितना है, और इसको तो अब सबसे ज़्यादा इस पे यही चिल्ला रहे होते हैं पूरे आरज़ू टाइम। जी, उससे भी अगर पीछे जाएँ, जब ये प्रिंटिंग प्रेस आए थे, जब ये हाँ। छपाई का काम स्टार्ट हुआ था, उस वक़्त भी हमारे उलमा कराम ने फ़तवा दिया था कि प्रिंटिंग हराम है। पूरी दुनिया के अंदर किताबें छापी जा रही थी, रिसर्च हो रही थी, तहकीक हो रही थी। हमारे यहाँ पर उस वक़्त फ़तवा दिया जा रहा था, नहीं ये प्रिंटिंग जो है हराम है, ये शैतानी काम है। उसके बाद में तस्वीर देखें, पिक्चर देखें, आज भी मौलवी साहब जो हैं वो कहते हैं कि ये तस्वीर जो है वो हराम है, तस्वीर नहीं खिंचवानी चाहिए। मोबाइल को पहले ये बोलते थे कि मोबाइल हराम है। ये जितने बड़े-बड़े मौलवी हैं, मौलाना तारिक जमील हो गए, ये इलियास कादरी हो गए, ये कहते थे टीवी देखना हराम है, मोबाइल हराम है। आज ये इनके अपने चैनल्स हैं, अपने इनके टीवी स्टेशंस हैं, और वो उनके आगे से हटते ही नहीं हैं। तो ये उस वक़्त जब पूरी दुनिया तरक्की कर रही होती है, कोई हुँ। नई इजाद होती है, कोई इन्वेंशन होती है, उस वक़्त ये फ़तवे जारी करना शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ हराम है, वो चीज़ हराम है। ये तो पूरी कोविड दुनिया वैक्सीन तक मना कर रहे थे, आपको याद होगा, जी। तो कोविड वैक्सीन तक लगाने को मना कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी कोई नई इजाद जब भी होती है तो इनका पहला काम ये होता है कि उसको इन्होंने देखना सोचना नहीं है। सबसे पहला इनका काम यही होता है कि फतवा जारी करना कि जी बच जाओ इससे, ये फितना है।
آپ مجھے بتائیں کہ اے آئی کو لے کر پوری دنیا کے اندر تحقیق چل رہی ہے, پوری دنیا اس سے فائدے اٹھا رہی ہے, اور یہ یہاں پر فتویٰ دے رہے ہیں کہ جی اے آئی فتنہ ہے, اس سے بچ جاؤ, تو کیسے ترقی کر سکتا ہے پاکستان؟ آپ مجھے بتائیں ان حالات میں پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. جب تک یہ اس طرح کے سوچ جو ہے وہ پھیلانے والے لوگ اس پاکستان کے اندر موجود ہیں, تب تک پاکستان کا حالت یہی رہے گی. بہت سارے فیکٹر ہیں, جیسے کہ انڈیا کو ہم جیسے دشمن سمجھتے ہیں, اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے ریلیشن نہیں بنا سکتے. اس طرح کا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ الگ سے خطرناک ہے, کہ جو ہر چیز کے اوپر فتویٰ لگا دیتا ہے کہ جی یہ بھی حرام ہے, وہ بھی حرام ہے, اور اس سے اپنے بچوں کو بچائیں. تو کیسے ہم آگے بڑھیں گے؟ کبھی بھی نہیں بڑھ سکتے. خیر اس چیز کے لیے تو میں کمال اتا ترک کی بڑی فین ہوں. جو میں نے سنا ہے کہ انہوں نے جو اپنے مولویوں کے ساتھ کیا تھا وہ میں یہاں بتاؤں گی نہیں. اگر کوئی دیکھنا مطلب سمجھنا چاہتا ہے آپ گوگل کیجئے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا انہوں نے کیا کیا تھا. تو وہ بھی ہمیں بھی وہی کرنا پڑے گا, تبھی جان چھوٹے گی ایسے لوگوں سے. لیکن اب انفارچونیٹلی اس بات صرف مولویوں تک رہ نہیں گئی ہے. اب آپ کو ہر چلتا پھرتا کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی اسی مائنڈ سیٹ کے ملتے ہیں کہ آپ کو ان کو لگتا ہے کہ کچھ پڑھنا نہیں چاہیے, کچھ آگے نہیں بڑھنا چاہیے. لیکن مظفر ایسے کام کیسے چلے گا؟ مطلب پاکستان کی جو حالت ہو گئی ہے 77 ایئرز میں کام نہ کرنے کی وجہ سے, ایسا نہیں کہ شروع سے کچھ نہیں کرتے ہوں گے, کچھ نہ کچھ تو شاید کر ہی لیتے ہوں گے, لیکن جو ہم دیکھا ہے یا سنا ہے ہم نے اس کے 90s سے جو حالات رہے ہیں, اور ایک طرح سے اکانومی جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتی چلی گئی. ہم صرف قرضوں پہ, یا پھر وہ 20 سال ہم نے بڑا عشق کیا جب یہ افغانستان اور اس کی جنگ چل رہی تھی امریکہ کی, جو ہم کہتے ہیں نا جی ہم نے تو بڑی دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے. لیکن یہ اب سب کچھ بند ہو گیا ہے, اب وہ جنگ بھی بند ہو گئی ہے, اب قرضے والے بھی ہمیں کہہ رہے ہیں بہت ہو گیا, اور کوئی بھی ہماری طرف نہیں آ رہا. تو اب ہم سروائیو کر سکیں گے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں پاکستان کی اکانومی جب بھی ہم نے دیکھا نا تھوڑی بوسٹ کرتی, تو اس کے پیچھے یہی تھا کہ افغانستان کے اندر حالات خراب ہوتے تھے, اور امریکہ پاکستان کو ڈکٹیٹ کرتا تھا کہ جی آپ ایسے کریں, آپ ویسے کریں, اور ڈالر آتے تھے بغیر وجہ کے, ہمیں ڈالر ملتے تھے. اسی کی وجہ سے وقتی طور پر جو ایک ببل اکانومی جس کو بولتے ہیں, کہ وہ اس وقت پاکستان کی اکانومی تھوڑی سی بہتر ہوتی تھی. ہمیں دیکھیں نا ابھی جو اس وقت پوری دنیا کے اندر آئی ٹی ہو رہی ہے, انڈیا دیکھیں اپنی جو اس کی جی ڈی پی ہے اس کے اندر میجر رول جو ہے وہ آئی ٹی کا ہے. تو پاکستان اس وقت کہاں پر کھڑا ہے؟ پاکستان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں, یا پاکستان کے جو فری لانسر ہیں, یا پاکستان کے اندر جو ڈیجیٹل جو اس وقت بزنس کر رہے ہیں, وہ سارے کے سارے پریشان ہیں کہ یہاں پر انٹرنیٹ نہیں چلتا, سپیڈ نہیں آتی. دنیا کے اندر اس وقت جو پاکستان کے اندر لوگ بیٹھ کے فری لانسنگ کر رہے تھے, سروسز پرووائڈ کر رہے تھے پوری دنیا کو, وہ سارے کے سارے پریشان ہیں کہ جی اب جب جو بھی ان کو آرڈر ملتا تھا وہ اپنے وقت کے اوپر وہ اس کو کمپلیٹ نہیں کر پاتے تھے. اس وجہ سے بہت سارے پاکستان سے فری لانسر جو ہیں وہ میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے آفیسز جو ہیں وہ دبئی شفٹ کر دیے. تو اب کوئی بھی آپ دیکھیں گے کہ فائبر ہے, اپ ورک ہے, لنکڈ ان ہے, اس طرح کے اور بھی جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں, وہاں پر اگر پاکستانی کوئی اپنی رجسٹریشن کرواتا ہے تو وہ اپنی آئیڈینٹی کو ہائیڈ کرتا ہے. وہ یہ نہیں بولتا کہ میں پاکستانی ہوں, وہ یہ بولتا ہے کہ میں دبئی کے اندر بیٹھا ہوں, کبھی کوئی کہتا ہے میں یورپ کے اندر. تو اپنے وہ جعلی وہاں پر وہ پروفائل بناتا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر وہ پاکستان وہاں پر لکھے گا, اپنی کرنٹ لوکیشن پاکستان شو کرے گا, تو اس کو آرڈر ہی نہیں ملے گا. ان کو پتا ہے کہ جی پاکستان کے اندر انٹرنیٹ چلتا نہیں ہے, تو یہ اس کو کوئی بھی اگر کام ملے گا ہوگا تو وہ اپنے وقت پہ یہ پورا نہیں کر پائے گا. تو یہ اگر ایک عام پاکستانی, میں ایک عام پاکستانی ہوں, مجھے ان سارے مسائل کا پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ مسئلہ چل رہا ہے. اگر پاکستان نے اپنی اکانومی کو بہتر بنانا ہے تو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے. تو یہ جو حکومتیں کر رہے ہیں, یہ جو اتنے لوگ جو ہائی پروفائل لوگ وہاں پر بیٹھے, جن کی اتنی تعلیم ہے, جنہوں نے اتنا کچھ سارا کچھ کر رکھا ہے, تو ان کو نہیں پتا کہ ہم یہ جو انٹرنیٹ سلو کر رہے ہیں, یا باقی جو معاملات ہیں, را مٹیریل مہنگا ہے, یا ہم کاٹن کی بجائے گنا بیج رہے ہیں, یا جو یہ جتنے بھی مسئلے ہم نے آج ڈسکس کیے, ان کو نہیں پتا. یہ اڑان پروگرام تو یہ انہوں نے 5 سال کا بنا دیا کہ یہ اڑان پروگرام ہوگا, اس میں پاکستان کی اکانومی جو اڑنا شروع کر دے گی. کیسے اڑے گی بھائی؟ پہلے اس کے اوپر کوئی ورکنگ تو کریں. آپ کو پتا تو ہونا چاہیے کہ مسئلے کیا ہیں اور ان مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے. یہ بیٹھتے ہیں ایک کمرے کے اندر, چند لوگ بیٹھتے ہیں, ان کو گراؤنڈ ریئلٹی کا ان کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے, پاکستان کے لوگوں کے ایکچوئل مسائل کیا ہیں. جب تک آپ کو ایکچوئل مسائل کا پتہ نہیں چلے گا, آپ ان کو حل کیسے کریں گے؟ تو یہی اس وقت پاکستان کا پرابلم یہی ہے کہ پاکستان کی حکومت جو بھی کرتا ہے, جو بھی جو پاور میں آتا ہے, اس کو
एक्चुअल प्रॉब्लम का नहीं पता कि पाकिस्तान के जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है, उनको हल कैसे करना है। जब तक आप जैसे लोग, मेरे जैसे और इस तरह के जो हकीकी तौर पर जो ग्राउंड के अंदर होते हैं, जो आम लोग हैं, उनको जब तक ये आगे नहीं आने देंगे या उनकी आवाज़ नहीं सुनेंगे या उनके ऊपर अमल नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ये तो चंद लोग बैठते हैं, ये हाई जो एलीट क्लास है, जो कि जिनके बाप दादा है जो गोरों के गुलाम थे, आज वही लोग हमारे ऊपर हाकम बने बैठे हैं और वो उनको पता ही नहीं कि मसले क्या हैं और उनको हल कैसे करना। उनको तकलीफ का नहीं पता, उनको आटे दाल चीनी के भाव का नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि अगर हम एक खास पार्टी को टारगेट करने के लिए अगर हम इंटरनेट को स्लो कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के ऊपर पड़ रहा है। उन लोगों के ऊपर पड़ रहा है कि जो जिनका दाल रोटी जिनकी इंटरनेट के ऊपर चलती है, जो यहाँ पर बैठकर पूरी दुनिया को सर्विसेज दे रहे हैं, उनके ऊपर असर पड़ रहा है। तो ये लेकिन इनको पता ही नहीं, इनको यही पता है कि जी हमने बस किसी एक बंदे को काबू करना या एक पार्टी को काबू करना। मैं कोई पीटीआई का सपोर्टर नहीं हूँ, ना ही मैं इमरान खान का कोई हमायती हूँ, लेकिन उस बंदे को अपने टारगेट करना करें, उसकी पार्टी को पकड़ना पकड़े, लेकिन उस पे बाकी 25 करोड़ लोगों का क्या कसूर है कि आपके उस हरकत की वजह से उन सब का भी नुकसान हो रहा। तो मैं सोचता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को पूरे पाकिस्तान का सोचना चाहिए, पूरे पाकिस्तान के लोगों का सोचना चाहिए, तभी कुछ बेहतरी आएगी। और ये भी समझते हैं कि अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो इनका कोई दुश्मन है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं मीडिया में या फ्रीलांस जर्नलिस्ट बात करते हैं तो इनको लगता है कि इनकी आवाज दबा देनी चाहिए, इनका मतलब है कि ऐसा कर देने से सब सही हो जाएगा। और दूसरा जो उड़ान प्रोग्राम है वो हो सकता है इन्होंने अपने लिए बनाया, ये सोच रहे हो जहां से फंड आएगा फंड लेके इन्होंने उड़ के कहाँ जाना है, इसलिए ये अपने लिए इन्होंने नाम भी ऐसा रखा है उड़ान प्रोग्राम। और इनको पता इसलिए नहीं लगता शायद मुजफ्फर के इनकी फैमिलीज यहाँ नहीं है, ये खुद यहाँ नहीं रहते, ये सिर्फ आते हैं अपना एक ब्रीफ केस लेकर या अपना एक सूटकेस लेकर आते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये अपनी हुकूमत करते हैं फ्लैग व्लैग लगा के गाड़ी के आगे और उसके बाद चले जाते हैं। आप खुद जानते हैं, चाहे वो हमारी स्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो हमारे फौजी हो, चाहे एजेंसी के लोग हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट, सबका यही हाल है। यहाँ तो हमारे जैसे लोग रह जाते हैं ना कि अगर हम दुबई भी चले जाते हैं 15 दिन के बाद जहर खान के पैसे नहीं होते, वो दुबई के शेख भी कहते हैं चलो निकलो इधर से, तो मैं वापस आ जाती हूँ। तो उससे ऊपर के तो हमारे पास पैसे नहीं होते कि हम जाके वहां पे कोई बिजनेस शुरू कर दें, वो तो इनको पता है कि नहीं होगा। तो बाकी जो होते हैं वो जाहिर है वो लोग निकल जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनको ये समझ क्यों नहीं आती कि ये अगर पाकिस्तान ना रहा तो ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर और कहाँ के जो है वो बाकी की मिनिस्ट्रीज पकड़ेंगे, ये चीज क्यों नहीं समझ पा रही है। उनको गर्ज ही नहीं इससे, पाकिस्तान रहे या ना रही। 22,000 लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो सरकारी मुलाजम हैं या वो पॉलिटिशियंस हैं या वो जो हमारा एक खास इदारा है उसके अंदर हैं, या और जो इस तरह के 22,000 के करीब लोग हैं जिनके पास ड्यूल नेशनैलिटी है, जिनको पाकिस्तान जिसके पास ड्यूल नेशनैलिटी है उसको पाकिस्तान से गर्ज हो ही नहीं सकती। उसको ये पता है कि जी पाकिस्तान तो हमारा कमाई का जरिया है, यहाँ से हमने कमाई करनी है और दूसरे मुल्क के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट कर देनी है, यहाँ से हमने कमाना है दूसरे मुल्क के अंदर जाके लगाना है। तो सबसे पहले तो ये आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट उठाया कि ये जो 22,000 लोग हैं इनको वार्निंग दें, इनको बोले कि भाई आप या पाकिस्तान की नेशनैलिटी रखें या आपके पास जो दूसरी कंट्री है उसकी नेशनैलिटी रखें। अगर आपने दूसरी नेशनैलिटी रखनी है तो आपको सरकारी ओहदे से हटा दिया जाएगा। ये पहला काम ये करें। जिस दिन ये काम हो गया उस दिन देखें हमारे आधे से ज्यादा मसाइल जो है वह हल हो जाएंगे। लेकिन ये करेगा कौन? जिन्होंने ये करना उनके खुद उनके पास ड्यूल नेशनैलिटी है, तो वो कौन करेगा? ये ऐसा ही है, इन्हीं के तो मामे चाचे बैठे हुए हैं, इन्हीं के तो रिलेटिव्स हैं, हर एक के पास डुअल नेशनल है। तो जैसे भारत ने किया है ना कि उनके यहाँ तो एक ही नेशनलिटी आपको रखनी पड़ती है, जो रखनी है रखे नहीं तो निकले। तो वो जब तक यहाँ नहीं होगी तब तक कुछ ठीक होने वाला नहीं है। लेकिन शायद कभी कोई ऐसा आ जाए जिसको पाकिस्तान का एहसास हो, जो शायद कुछ कर सके। लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं, मुजफ्फर लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी कि भारत में बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, इवन यूट्यूब जिस पे मैं और आप काम करते हैं, हमें बाकी तो गवर्नमेंट को किसी को जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती, लेकिन हाँ उनको हमारे जैसे जो जर्नलिस्ट यूट्यूबर काम कर रहे हैं उनसे बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन उनका ऑफिस भी पाकिस्तान में नहीं है। क्या वजह लगती है आपको? सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, या उनको लगता है कि जान भी खतरे में, माल भी खतरे में, जैसे चाइना को हमने एकदम बेड़ागर्क करके रखा है चाइना का? देखिए, ये सबसे पहले तो किसी भी मुल्क के अंदर जो दो चीजें सबसे अहम है, एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक सिक्योरिटी की इंश्योरेंस होनी चाहिए।
اب چائنا دیکھے پاکستان آنے سے کترا رہا ہے, ڈر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم اگر یہاں پر جو سی پیک کے اوپر کام کریں گے تو اس میں اس کی جو اب سیکیورٹی جو ہے وہ ہماری آرمی کرے گی. تو کتنی شرمندگی کی, کتنی ہمیں یہ پریشانی والی بات ہے کہ ہم اتنے جوگے بھی نہیں رہے گے ہم چائنا کے جو لوگ ہیں ان کی یہاں پر پروٹیکشن کر سکیں. تو یہ بات بالکل صحیح ہے, ہر بندہ جو ہے وہ ڈرتا ہے اب یہاں پر آنے پہ. جو حالات بنے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر دیکھیں, وہ آتے ہیں, وہ ہمارے لوگوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں, 18 لوگ جو کل اغوا ہوئے ہیں. ادھر بلوچستان کے اندر دیکھیں جو حالات بنے ہوئے ہیں, ہماری پوری ایک جو تحصیل ہے اس کے اوپر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا. تو یہ دنیا تو دیکھ رہی ہے نا. ہم بے شک اپنے مین سٹریم میڈیا کو بول دیں کہ بھائی یہ خبر تم نے نہیں چلانی, یہ خبر آپ روک دو, لیکن دنیا تو ہمیں دیکھ رہی ہے. دنیا کو تو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے کیا حالات چل رہے ہیں. پاکستان کے اندر کوئی بھی جو شخص ہے وہ محفوظ نہیں ہے. یہاں پر کیا اب دیکھیں تو کیسے پھر انویسٹمنٹ آئے گی, کیسے دوسری کمپنی پاکستان کے اندر آئیں گی, کیسے وہ یہاں پر آ کر انویسٹمنٹ کریں گی. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم پاکستان کے اندر چلے گئے تو یہاں پر نہ تو ہمارا جان محفوظ ہے, نہ ہمارا مال محفوظ ہے. ابھی یہ دیکھیں ایک جو ٹورسٹ آئے تھے جو ابھی سندھ کے اندر, ان کے ساتھ کیا ہوا, سجاول کے اندر ان کو روک لیا گیا, ان کے جو پیسے ان سے چھین لیے گئے, ان کے موبائل چھین لیے گئے. تو یہاں پر تو کوئی کیسے آئے گا, وہ جا کر بتائے گا نہیں. جرمنی کا جو یہاں پر ایک ٹورسٹ آیا تھا, اس کے ساتھ لاہور کے اندر کیا ہوا. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم پاکستان کی برائی کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کے, یا کچھ بدنامی کر رہے ہیں یا کچھ ایسے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی بھی یہاں پر عزت ہو, ہمارے ملک کی بھی رسپیکٹ ہو, پوری دنیا کے اندر ہو کہ پاکستان دنیا کا محفوظ ترین ملک ہے. یہاں پر ہر چیز جو ہے وہ بالکل سیف ہے. اگر آپ انویسٹمنٹ کے لیے جائیں گے یا آپ اپنی کوئی بھی کام کریں گے تو کوئی آپ کو خطرہ نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر تو جب ایک عام شہری محفوظ نہیں ہے تو پھر دوسرا جو کنٹری کے لوگ ہیں وہ کیسے آئیں گے. تو ان ساری چیزوں کو میرے خیال میں بہتر کرنے کی ضرورت ہے, تبھی ہمارے جو ہے مسئلے وہ حل ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے, اور آئی ہوپ کہ ہم لوگ اس پہ بات کرتے رہیں گے. اور آپ بھی ہمت رکھیے گا, ڈرانے دھمکانے والے بہت لوگ ہیں, لیکن ظاہر ہے جو ہماری ڈیوٹی ہے اپنی کنٹری کی طرف وہ ہم پوری طرح سے کرنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.